नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों के लिए है। सीटेट मैथमेटिक्स मैंने आपको पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र समझाने के बाद ज्यामिति का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, साथ ही साथ हमने उसके कुछ अभ्यास भी किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सिलेबस वाइज। ज्यामिति के बाद अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट आपका है आकार, या कह लीजिए अगला पॉइंट है आकृतियां। देखिए, आकृतियां एवं स्थानिक समझ। क्या है? आकृतियां एवं स्थानिक समझ। अगला जो टॉपिक है या इसी को कहता है आकार एवं स्थानिक समझ। अब चलिए इसके विषय हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके विषय में आप कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हैं इसके विषय में। हम सबको समझेंगे और एक एक करके बनाएंगे। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं आकार के बारे में। अगर हम बात करें आकार में, गणित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु को या गणित के संदर्भ में कहा जाए, आकार को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, या आकार को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं समझते हैं। दो भागों में आकार को हम विभाजित कर सकते हैं। पहला आपका आता है 2D और दूसरा आपका आता है 3D। 2D मीन्स 2D या 2 डायमेंशंस वो आकृतियां हैं या वो आकार हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इसमें ऊंचाई कह लीजिए या मोटाई नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई तो पाया जाएगा लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं पाया जाएगा। 2D फिगर या 2D चित्रों के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका वर्ग आता है, आपका आयत आता है, आपका त्रिभुज आता है, त्रिभुज आता है और आपका वृत्त आता है। ये कुछ ऐसे आकार हैं या कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको हम 2D में काउंट करते हैं और इनमें लंबाई चौड़ाई होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वर्ग के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा कैरम बोर्ड का खांचा जो होता है, कैरम बोर्ड का जो खांचा होता है वो वर्ग जैसा रहता है। आयत की बात करें तो किताब के जो पन्ने होते हैं वो आयत की तरह रहते हैं। त्रिभुज की बात करें तो जो समोसा होता है वो त्रिभुज की तरह रहता है। वृत्त की बात करें तो जो रोटी होती है वो वृत्त की तरह रहती है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई को हम नाप सकते हैं या जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन ऊंचाई और मोटाई नहीं होती, उसको हम 2D फिगर या कह लीजिए 2D आकृतियों के अंतर्गत मापते हैं। ठीक है, बात करें 3D। देखिए, 3D एक ऐसी आकृति है या ऐसा आकार है जिसमें लंबाई, इसके साथ साथ चौड़ाई और इसके साथ साथ ऊंचाई या मोटाई, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों पाए जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं 3D आकृतियां। क्या कहते हैं? 3D आकृतियां। जैसे इसमें आपका आता है घन, घनाभ, घन घनाभ के बाद आपका बेलन, बेलन, शंकु, बेलन शंकु और गोला। ये कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो 3D हैं, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब पाए जाएंगे। ठीक है, अगर घन का हम एग्जांपल आपको कहें तो पासा, जो लूडो खेलते हैं आप अगर पासा देखे होंगे तो कुछ ऐसा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ठीक है, घनाभ की बात करें तो माचिस की डिब्बी, माचिस की जो डिब्बी होती है कुछ इस शेप में होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, अगर आप गौर करें तो इसे हम कहते हैं घनाभ। बेलन की बात करें तो बेलन का एग्जाम्पल आपका सबसे एग्जाम्पल यही है, मार्कर, या कह लीजिए कोई पाइप, ठोस कोई पाइप, ऐसी नुमा पाइप, इसको हम क्या कहते हैं? बेलन की संज्ञा देते हैं। शंकु की बात करें तो जोकर की जो टोपी होती है या आइसक्रीम का जो कोना होता है उसे हम क्या कहते हैं? शंकु।
गोला की बात करें तो फुटबॉल या कोई गेंद, ये सब क्या होते हैं, ये फुटबॉल होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे इससे तो हम पहले परिचित हैं, बिल्कुल है, लेकिन ये टॉपिक था इसलिए हम डिस्कस कर दिया। अब थोड़ी चीजें और गौर कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। अब आपसे पूछता एग्जाम में है कि निम्न में से कौन लुढ़कता है, कौन सरकता है। जरा गौर कीजिए घन पे, इसकी जो सतह है, इसके जो फलक है वो क्या है, वो समतल है। समतल कहने का मतलब है सपाट है। जिस भी आकृति का, जिस भी ज्यामिति का अगर समतल प्लेन सरफेस होगा या समतल सतह होगा वो सरकेगा। तो ये आपका सरकता है, क्या करता है, सरकता है, यानी कि घन सरकता है। सेम चीज घनाभ में भी है, घनाभ क्या करता है, सरकता है। लेकिन इसकी बात करें बेलन की, ये सरकता भी है और लुढ़कता भी है। कैसे समझाते हैं, सेम चीज शंकु में भी है, सरकता भी है, लुढ़कता भी है। लेकिन अगर गोले की बात करें तो गोला केवल और केवल लुढ़कता है। सवाल पूछा था एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी ऐसी आकृति है जो सरकती है और लुढ़कती भी है। आपके पास ऑप्शन था, आप बताइएगा। आपके पास ऑप्शन था माचिस का डिब्बा, पेंसिल, नहीं पाइप, ठीक है, सिक्का या फुटबॉल। तो बताइए इसमें जो राइट आंसर था आपका सिक्का था। अगर आप सिक्के पे गौर करें, सिक्के को ऐसे फेंक देंगे आप, तो सरकते हो जाएगा, और अगर उसको ऐसे फेंक देने से लुढ़कते हुए भी आगे निकल जाएगा। तो सिक्का, और सिक्का किस में आ जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सिक्का एक ऐसी आकृति है जो लुढ़कती भी है और सरकती भी है। तो ऑप्शन में आपको जब भी देगा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा ऐसा कौन है जो लुढ़कता भी है, सरकता भी है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना हो। क्लियर हुआ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई 2D और 3D। आकार को हमने दो भागों में बांट दिया, किस किस भागों में हमने आपको बता दिया, किसको क्या कहते हैं वो हमने आपको समझा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं ज्यामिति को समझने के लिए वेन हिले का हमने सिद्धांत पढ़ा था। अगर आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि वेन हिले का ज्यामिति सिद्धांत हमने जो पढ़ा था, वेन हिले का ज्यामिति जो सिद्धांत हमने पढ़ा था वो क्या था समझिए। इसमें इन्होंने ज्यामिति को समझने के लिए बताया कि बच्चों के मेंटल लेवल को हम 5 स्तर में बांट सकते हैं। कैसे, पहला उन्होंने कहा लेवल 0। इस अवस्था में या लेवल 0 में इसको हम कहते हैं दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण। इसमें बच्चा केवल वस्तुओं को देख करके ही सीख पाता है, ज्यामिति को बच्चा देखकर सीख पाता है। जैसे अगर आप बच्चे को दिखाएंगे कि देखो बेटा ये क्या है, ये समोसा है, तो वो समझ जाएगा समोसा है। समोसा कैसे होता है आप समझाएंगे, त्रिभुज जैसा। तो बच्चा जब भी समोसा देखेगा वो समझ जाएगा कि समोसा त्रिभुज जैसा होता है, अर्थात वो चीजों को मूर्त अवस्था में देख करके ही सीख पाता है। ये इनका पहला लेवल था। इनके दूसरे लेवल की बात करें तो लेवल 1 जिसका नाम है, इसको इन्होंने कहा विश्लेषण। इस अवस्था में बच्चा ज्यामिति को विश्लेषित करके सीखता है, अर्थात अब बच्चा यहां पे कहेगा कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, ऐसे गोला जैसा बना रहता है। अर्थात यहाँ पे बच्चा अब समोसा या ठोस वस्तु का एग्जाम्पल नहीं देगा, वो डायरेक्ट विश्लेषण करेगा कि त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोना, चतुर्भुज में 4 कोना, वर्ग में 4 कोना, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर, आयत की 2 भुजाएं बराबर, 2 बराबर नहीं, मतलब आपस में 2 बराबर और 4 बराबर नहीं। अर्थात वो एक एक गुण को क्वालिटी के आधार पर सीखने लगता है। तो जब गुणों के आधार पर सीखने की बात आ जाए तो बच्चा यहाँ पे अब दूसरे लेवल पे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं लेवल 2 की। इसको कहते हैं औपचारिक निगमन, ठीक है, और अनौपचारिक, सॉरी, इसे कहते हैं अनौपचारिक निगमन। अब देखिए यहां पे बच्चा आकृतियों में संबंध निकालने लगता है, आकृतियों में
संबंध निकालने लगता है। कैसे? बच्चा ये कहता है कि देखो भाई, अगर ये वर्ग है और ये आयत है तो ये भी तो हो सकता है। वर्ग को हम आयत नहीं बोल सकते? एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, बोल सकते हैं। यानी कि वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं होगा, क्योंकि वर्ग की रिक्वायरमेंट है चारों भुजाएं बराबर होनी ही चाहिए, जबकि आयत में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कह देता है कि आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो क्या इसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है? है ना। इसलिए वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। वैसे ही बच्चा समझने लगता है कि अगर हम दो त्रिभुजों को आपस में जोड़ दें तो एक चतुर्भुज बन जाता है। कहने का मतलब यह है, जब विभिन्न आकृतियों में बच्चा संबंध बनाने लगता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं अनौपचारिक निगमन। ठीक है। वही हम बात करें लेवल 3 की, तो बच्चा औपचारिक निगमन, यहां पे बच्चा फॉर्मूला, सूत्र, नियम, इन सब का निगमन करने लगता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कैसे आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई कैसे आया, इन सब फॉर्मूलों को निगमन करने लगता है, यानी कि उनका सॉल्व करने लगता है। ये लेवल उच्च स्तर के बच्चों के लिए, या 6 से 8 बच्चे या +12 कह लीजिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक वर्ग के बच्चों के लिए ये लेवल होता है। लास्ट इनका था लेवल 4। ये आपका था गणितज्ञों के लिए, जो बहुत बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं उनके लिए, या शोधकर्ताओं के लिए ये लेवल है, जो गणित के नए नए फॉर्मूलाज, नए नए आइडियाज लाते हैं। और इसका नाम था दृढ़ता। क्या नाम था? दृढ़ता। ठीक है। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है, क्योंकि हीले ने ज्यामिति को समझने के लिए 5 लेवल बताए थे। इन्हीं के आधार पर बच्चा ज्यामिति को सीखता है। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। ये क्या हमने समझा? हमने समझा आकार। आकार को बच्चा कैसे समझता है, हमने ये क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे की बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है। देखिए सिलेबस वाइज देखिए, किसी चीज को हल्के मत लीजिएगा। बार बार आपको समझाते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज तो हमको आता है। हर चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं और बने हुए भी हैं। अगला हमारा आता है अस्थानिक समझ। ठीक है। अस्थानिक समझ से तात्पर्य यह है कि एक छोटा बच्चा आकृति के बारे में, देखिए ध्यान समझिएगा, अस्थानिक समझ से तात्पर्य यह है कि एक छोटा बच्चा आकार के बारे में, स्थान के बारे में, आकार के बारे में, स्थान के बारे में, दूरी एवं दिशा के बारे में कैसे समझता है या अपनी कैसी समझ बनाता है, इसी चीज को हम कहते हैं अस्थानिक समझ। यानी कि 3D आकृतियां जो होती हैं, 2D आकृतियां जो होती हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में बच्चा अपनी समझ कैसे बनाता है या चीजों को कैसे एनालाइज करता है, इस चीज को हम कहते हैं अस्थानिक समझ। कैसे कहते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला है, बच्चे में दूर, पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, देखिए छोटा बड़ा, इन सब की अगर बच्चे में समझ आ जाती है तो बच्चा दूरी और दिशा में दक्ष माना जाएगा। या हम ये मान लेते हैं कि अगर एक बच्चे में दूरी और दिशा को डेवलप कराना है या उसकी समझ डेवलप करानी है, तो बच्चे में ये सभी दक्षताएं होनी चाहिए। बच्चे को दूर पास की समझ हो, आगे पीछे की समझ हो, छोटे बड़े की समझ हो, दाएं बाएं की समझ हो, ऊपर नीचे की समझ हो। अगर इन सब समझ को डेवलप कर पा रहा है तो बच्चे में स्थानिक समझ डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ बच्चा, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ बच्चे में और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या बच्चे में और कौन कौन सी गुण होने चाहिए जिससे हमें लगे कि बच्चा या बच्चे में स्थानिक समझ डेवलप हो रही है, उसको समझिए। होता है मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण, बच्चे के दिमाग में रास्ता हो, चाहे नक्शा हो, मैप हो, उसका वो दिमाग में अगर चित्रण कर पा रहा है तब हम ये मान लेते हैं कि बच्चे में स्थानिक समझ हो रही है या स्थानिक समझ बन रही है। जैसे मान लीजिए बच्चे का ये घर है और ये स्कूल है।
आप कहिए कि आप बेटा रास्ते से कैसे आते हो, बच्चा अगर बता पा रहा है कि सर पहले हम इधर जाते हैं मेन रोड पे, फिर रोड से आते हैं यहाँ नहर से नहर क्रॉस कर तो यहाँ आ जाते हैं, और अगर ये वो सही बता पा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में स्थानिक समझ बन चुकी है और बच्चा ज्यामिति ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे है आपका आकृतियों को तोड़ना जोड़ना। अगर बच्चा आकृतियों को तोड़ जोड़ ले रहा है तो बच्चे में स्थानिक समझ बन पा रही है। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ पजल्स होते हैं या जिग्सा का जो खेल होता है, इसमें होता क्या है, एक बड़े चित्र को कई पार्ट में छोटा छोटा तोड़ करके कहा जाता है कि इन सबको जोड़ के ये बनाइए या पहले जैसा कीजिए। अगर बच्चा कर पा रहा है मतलब बच्चे में स्थान की समझ हो चुकी है या स्थानिक समझ आ चुकी है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसिक चित्रण ये होने के बाद में बच्चे में मैप या नक्शा बनाने की समझ हो जाती है। बच्चे में मैप या नक्शे की समझ हो जाती है। जब बच्चा नक्शे में स्थानों के बीच की दूरी को डेवलप कर लेता है या समझ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे को नक्शा पढ़ने आ गया। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए, यहीं से पूछता है क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछेगा, अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो हमारा ज्यामिति के बाद दूसरा जो पॉइंट था या सिलेबस आप उठाएंगे तो उसमें लिखा है आकार एवं स्थानिक समझ, वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अगला टॉपिक हम समझते हैं आसपास की या हमारे चारों ओर ठोस आकृतियां। ठीक है, हमारे चारों ओर ठोस आकृतियां, चारों ओर ठोस आकृतियां। अब जरा हम इनको समझ लेते हैं। ठोस आकृतियां, देखिए समझिएगा, हमारे चारों ओर जितनी भी ठोस आकृतियां हैं वो 3D हैं। 3D कहने का मतलब यह है कि 3 डायमेंशन, जिसमें ध्यान दीजिएगा लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसके साथ साथ ऊंचाई होती है, या हम कह लें मोटाई होती है। ऐसी आकृतियां या ऐसे ठोस जो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं, जिनमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है या मोटाई भी है, उसे हम क्या कहते हैं, 3D आकृतियां कहते हैं। अब इन 3D आकृतियों को एक एक करके थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था घन। अच्छा, उसके पहले समझिएगा इन 3D आकृतियों के 3 प्रमुख घटक होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रमुख घटक होते हैं या कह लीजिए अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। देखिए, पहला घटक है फलक। 3D आकृतियों में फलक या सतह पाई जाती है। दूसरा है शीर्ष। 3D आकृतियों में शीर्ष या कोने पाए जाते हैं। और तीसरा है आपका, देखिए फलक को अगर अंग्रेजी में कहें तो फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसेस। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तीसरा आपका है किनारे। सभी ठोस आकृतियों में ये सब चीजें पाई जाती हैं, एजेस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब किस आकृति में कैसा पाया जाता है आगे हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली आकृति है घन। अगर हम घन की बात करें तो घन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। क्या बताया? पासा। पासा होता है, बर्फ की सिल्ली होती है, एक रूब्रिक्स बॉक्स आता है वो होता है। तो पासे को आप दिमाग में रख के चलिए। जब एक पासे को आप दिमाग में रख के चलेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये आता है कि एक पासे में कितने फलक होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने किनारे होते हैं। ध्यान समझिएगा। फलक की बात करें तो वो चिकना हिस्सा जो दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो चिकना हिस्सा जो दिखाई पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मैं आपको समझा देते। अच्छा रुकिए, एक थोड़ा दिख रहा है। देखिए, देखिए अगर आप इसको एक, हालांकि वर्ग नहीं लेकिन समझ लें, देखिए इसके 6 फलक, एक फलक ये, एक ये नीचे वाला 2, एक सामने वाला 3,
एक पीछे वाला 4, एक इधर का, एक इधर का, यानी कि एक बाएं का एक दाएं का। टोटल कितने फलक हो गए? तो आप पाएंगे इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक इसमें होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स, इसमें कितने कोने होते हैं? देखिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, 4 और 4 नीचे। टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने। एज कितने होते हैं? देखिए, एज मतलब किनारा। 1 2 3 4 हो गया, 4 इधर हो गया 8, 4 इधर हो गया 12। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर के 12 किनारे होते हैं। अब आपसे पूछता है कि फलक का क्या अर्थ है। देखिए, 3D आकृति का समतल, 3D आकृति का समतल या वक्रीय फेस, वक्रीय सतह को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। किसको भैया? सतह को, ठीक है। देखिए, समतल या, जो समतल या वक्रीय भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फलक कहते हैं। अगर हम शीर्ष की बात करें, अगर आप एज्यूम करें इस कोने को, इस कोने पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक फलक यहां से आया, दूसरा यहां से आया, तीसरा यहां से आया, यानी कि वर्टेक्स के पास 3 फलक आके मिलते हैं। ये आपसे पूछता है एग्जाम में। वर्टेक्स के पास कम से कम 3 फलक मिलेंगे ही मिलेंगे, या 3 से ज्यादा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं किनारे की। ये किनारा है, किनारे देखिए, एक फलक यहां से आया, एक यहां से आया। अरे भाई, इस लाइन की अगर हम बात करें, ऐसे समझिए आप कि इस लाइन की, एक यहां से आया है, एक यहां से, 2 फलक। तो किनारे के लिए 2 फलक यहां पे मिलते हैं। देखिए, यही आपको समझना था। आपसे पूछता है कि 3D ज्यामिति का कौन सा हिस्सा है जहां पे 2 फलक मिलते हैं या 2 सतह मिलते हैं? किनारा। जहां 3 या 3 से अधिक मिलते हैं, वर्टेक्स। जहां एक समतल हिस्सा होता है वो फलक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आप बता ही देंगे, घनाभ वगैरह सब कुछ है, सॉरी मतलब पासा वगैरह। दूसरी हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ भी बिल्कुल सेम सेम होता है, बस इसका उदाहरण समझ लीजिए अलग हो जाएगा। माचिस का डब्बा या माचिस का डब्बा। फलक इसमें भी 6 होगा, वर्टेक्स इसमें भी 8 होगा, एज इसमें भी 12 होंगे। सेम पूरी पूरी थ्योरी इसकी मैच कर जाएगी। कैसे? फलक बस, अब देखिए, ये अगर एक्चुअल देखा जाए, ये घनाभ है। देखिए, सेम चीज है। देखिए, कितने फलक है? 4 और 2 6 हैं। किनारों की बात करें तो देखिए, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, और 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे। तो सेम टू सेम वही थ्योरी अप्लाई हो जाती है यहां पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करते हैं वेलन की। अब जरा इस पे आप गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। इस पे कितने फलक, कितने वर्टेक्स और कितने किनारे होते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, ऐसा सवाल आता है तो आप गड़बड़ ना हो जाए, इसको ध्यान रखिए। देखिए, इसको हम समझते हैं, अपनी समझ बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे हो गया, ये बेलन है। देखिए, बेलन का एक ये हिस्सा, एक ये फलक हो गया। कैसा फलक? वक्रीय। मैंने कहा था ना, फलक वक्रीय और समतल दोनों हो सकता है। तो एक वक्रीय फलक और एक ये वाला, एक ये वाला, ये 3 फलक। टोटल कितने फलक होते हैं? 3 फलक। 3 फलक, समतल प्लस वक्रीय। ध्यान रखिएगा, समतल प्लस वक्रीय। टोटल कितने फलक होते हैं? 3 फलक। वर्टेक्स, इसमें कोई कोना दिख रहा है? कहीं दिख रहा है कोना? नहीं, इसमें कोना होता ही नहीं है। इसमें एज दिख रहा है? हाँ, 2 एज। कैसे? एक ये वाला एज, ये वाला और एक ये वाला। अरे भाई, अगर आप बेलन बनाएंगे, ये बनाएंगे ना, एक ये किनारा और एक ये किनारा, तो 2 किनारे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है शंकु। शंकु के फलक की बात करते हैं, किनारे की बात करते हैं, एज की बात करते हैं। देखिए, अब आप देख के बता देंगे। देखिए, ये है शंकु। शंकु में अगर हम फलक की बात करें, देखिए, एक ये नीचे वाला है और एक ये है, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो कितने फलक हो गए? 2। किनारे की बात, कोने की बात करें 1, किनारे की बात करें तो एक ही किनारा है, ये वाला।
1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 3D डायमेंशन को पढ़ा। एक बाकी रह गया हमारा गोला। अब आप बताइए गोले में क्या होगा। ये है गोला, ठोस आकृति का गोला। अगर गोले में फलक की बात करें तो एक होता है ये वक्र वाला, कोने की बात करें एक को नहीं होता, एज किनारे की बात करें इसमें भी एक को नहीं होता। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ रहिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत दबा के पूछता है, कहीं भी आपकी गलती ना हो जाए, इसको चीज को समझे रहिएगा। ठीक है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आयलर ने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने आपको समझाया था बार बार, और ये सवाल आजकल पूछ रहा है। आयलर फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला था F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी आकृति के शीर्ष, फलक या किनारे की गणना कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास फलक और शीर्ष रहेंगे, यानी कि फेस और वर्टेक्स रहेगा तो एज को हम निकाल लेंगे, हमारे पास एज और वर्टेक्स रहेगा तो फलक को हम निकाल लेंगे। इस प्रकार हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, कह रहा कि फलक 10 है, वर्टेक्स 15 है, किनारों की संख्या बताइए। आप इसको इस सूत्र में रख दीजिए, 10 प्लस 15 माइनस ई बराबर 2। ई को इस तरफ ले आइए, 2 को उस तरफ लेके जाइए, 15 10 25 माइनस 2 बराबर ई, कितना आ जाएगा 23। कितना किनारा? 23 किनारा। ठीक है, तो जैसे भी सवाल पूछेगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला था ये? आयलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था ये? आयलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आयलर फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब को पढ़ने के पश्चात अब आप जरा दो गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि नेट जाल क्या है, या 3D आकृतियों का जाल क्या है। 3D आकृतियों का जाल क्या है? देखिए अगर हम किसी 3D आकृति को पूरा खोल दें, जैसे इसको अगर हम पूरा खोल दें तो ये आकृति कुछ ऐसी बनेगी। देखिए ये आकृति कुछ ऐसी बनेगी, देखिए ऐसी बनेगी। तो 3D आकृतियों को जब हम खोल देते हैं तो वो मूल रूप से 2D आकृतियों में आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? नेट जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट या जाल कहते हैं। किसका? 3D फिगर का। तो 3D आकृतियों को अगर हम किसी प्रकार से खोल देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेट जाल। मतलब ये जो डायग्राम है आपका कैसे बना है, इसमें 6 फलक कहां से आए? देखिए 1 2 3 4 5, एक इसके पीछे 6, पूरे 6 के 6 फलक हो गए। ऐसे ही सभी आकृतियों को हम खोल सकते हैं और उनको बना सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। देखिए थ्योरेटिकल वीडियो था, सवाल इस पे मैंने आपको अभ्यास करवा दिए हैं। इसके बाद हम गणित के अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। खासकर फलक की संख्या, आयलर फॉर्मूला जरूर ध्यान दीजिएगा, और वेन हिले का सिद्धांत। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में मैथ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।